आपके एक प्रोप्राइटरी टूल है क्रिस्प। क्रिस्प क्या है, किस तरह से काम करता है? क्रिस्प या एक एक्रोनिम है, यानी कि कंसिस्टेंसी, रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ पोर्टफोलियो। इसमें हम ये तीनों एस्पेक्ट्स को असेस करते हैं फंड के, और उसके बाद एक सिंपल मैट्रिक देते हैं, जैसे कि ये फंड कंसिस्टेंसी में हाई है, मीडियम है या लो है। पोर्टफोलियो बिल्डिंग में डाइवर्सिफिकेशन जो है उसका क्या रोल है? पोर्टफोलियो अपना म्यूचुअल फंड का भी क्रिएट करते हैं तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और हमें पता नहीं कि अगले 3 साल 5 साल क्वालिटी चलेगा, वैल्यू चलेगा, मोमेंटम चलेगा, तो कुछ मल्टीपल फंड्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए जरूरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट रिस्क कम करने के लिए जरूरी है। चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त? एक इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम पॉल सैमुएल्सन है। He had a very interesting thing to say on this. He says, investing is like watching paint dry or watching plants grow. तो ये बिल्कुल सही बात है। काफी लोग ये सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूंगा और 6 महीने में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। वो नहीं होता है। अगर वो चाहिए तो मत आना इन्वेस्टमेंट। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज बिल्डिंग भारत वेल्थ माइंडफुली। और इस सीरीज का ये 3rd एपिसोड है जहां हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त सही फंड कैसे चूज किया जाए। क्योंकि पहले से तो बहुत आसान हो गया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, लेकिन अभी भी एक सवाल है जो सभी इन्वेस्टर्स के मन में रहता है कि सही फंड कैसे चूज किया जाए। और अब भी इन्वेस्टर्स जो है पास्ट रिटर्न पर डिसीजन ले लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत रिस्की साबित हो सकता है। तो एक म्यूचुअल फंड चूज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलेश नायक, हु इज द हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स share.market फोनपे वेल्थ। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नीलेश, अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू द शो। थैंक यू सो मच गीतांजलि। तो नीलेश जी, सबसे पहले तो मैं एक कॉमन मिस्टेक है जो इन्वेस्टर्स करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त, वो ये है कि पास्ट रिटर्न्स पर जो है डिसीजन ले लेते हैं देखकर। तो ये कितना रिस्की हो सकता है और किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? गीतांजलि, इस टॉपिक पे ना कई सारे स्टडीज किए हैं, हमने भी किए हैं। तो मैं एक स्टडी आपको कोट करके बताऊंगा कि आप जब पास्ट रिटर्न्स देखते हैं ना, मान लीजिए आप 3 ईयर का रिटर्न देखते हैं और उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने एक स्टडी किया था और ये अक्रॉस कैटेगरीज किया था, नॉट जस्ट वन कैटेगरी, कि जो रैंक होता है फंड का बेस्ड ऑन लेट्स से पास्ट 3 ईयर्स, मान लीजिए अभी 30-35 फंड है एक कैटेगरी में, तो प्रीवियस 3 ईयर्स के बेसिस पे आपने 1 to 35 रैंक किया उन फंड्स को, ठीक है। और फिर आप देखते हैं कि अगले 3 साल में वो रैंक का क्या हुआ, राइट। तो जब आप वो डेटा देखते हैं और आप कोरिलेशन देखते हैं कि पहले का रैंक क्या था और अगले 3 साल के पीरियड का रैंक क्या था, तो वो एक्चुअली कोरिलेशन नंबर लगभग 0 के आसपास आता है। इसका मतलब ये है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो लिंकेज बिटवीन पास्ट रिटर्न एंड दी फ्यूचर रिटर्न्स, राइट। तो ये डेटा आपको ये बताता है कि आपके डिसीजन जो है ऐसे पॉइंट टू पॉइंट 3 साल, 1 साल, 5 साल के रिटर्न्स पे नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट और भी कई सारे स्टडीज है जहां बोलते हैं कि जो इन्वेस्टर का रिटर्न होता है ना किसी भी फंड में, वो जनरली जो फंड का रिटर्न है उससे कम होता है, क्योंकि लोग हमेशा पास्ट रिटर्न देख के गलत टाइम पे उस फंड में आते हैं, राइट, और बाद में एग्जिट भी करते हैं गलत टाइम पे। तो उसके कारण बहुत बड़ा गैप होता है। इनफैक्ट सम ऑफ द स्टडीज आर सेइंग देयर इज अ गैप ऑफ इवन अप टू 5.5% एनुअलाइज्ड ओवर टाइम बिटवीन द फंड्स रिटर्न एंड द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इनटू दैट फंड। तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर ब्लाइंडली आप सिर्फ परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट करें तो। मतलब ये जो अप्रोच है ये गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। तो अगर म्यूचुअल फंड इवैल्यूएट कर रहे हैं तो उस वक्त इन्वेस्टर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन पैरामीटर्स पर फोकस करना चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स है, बट मे बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आई कैन ब्रीफली टच अपॉन। तो एक तो है कि आप जब फंड सिलेक्ट करते हैं ना, तो आपको जो टीम उसको मैनेज करती है उनके बारे में समझना बहुत जरूरी है, यानी कि फंड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट टीम जो म्यूचुअल फंड की है। मैं एक थोड़ा सा अलग हटके आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप जब शॉपिंग करते हैं ना, चाहे आप एक पेयर ऑफ जीन्स खरीद रहे, जूते खरीद रहे या शर्ट खरीद रहे, तो अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है जो शॉपिंग करते हैं लाइक कस्टमर्स का।
कुछ लोगों को लगता है कि मेरे को सबसे अच्छे क्वालिटी का टॉप ब्रांड चाहिए, फर्क नहीं पड़ता है कितना पैसा खर्चा करना पड़े, आई विल बी विलिंग टू पे वट एवर द अमाउंट, आई वांट द बेस्ट क्वालिटी। देर आर सम कस्टमर्स विल से कि मेरे को क्वालिटी और ब्रांड तो चाहिए बट मेरे को थोड़ा डिस्काउंट पे चाहिए, मैं एमआरपी पे नहीं लूंगा, आप 30% 40% डिस्काउंट पे देंगे तो मैं तुरंत उसको खरीद लूंगा। ये एक फिलॉसफी है। वैसे ही कुछ लोग बोलते हैं मुझे सिर्फ ट्रेंडी चीज़ें चाहिए, जो आज फैशन में है मुझे वो खरीदना है, राइट। वो क्वालिटी वगैरह देखा जाएगा, मुझे 6 महीने के लिए पहनना है, उसके बाद आई विल थ्रो इट आउट, राइट, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है बट प्राइस में इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं एक कस्टमर के सोचने के, जब दे व्हेन दे बाय अपैरल्स, राइट। जब एक फंड मैनेजर या इन्वेस्टमेंट टीम इन्वेस्ट करते हैं ना, तभी भी उनका एक फिलॉसफी होता है, एक स्टाइल होता है। कि कुछ फंड मैनेजर बोलते हैं कि आई विल फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स। क्वालिटी स्टॉक्स यानी कि स्टॉक्स जहाँ पे रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे होते हैं, टेक्निकल टर्म्स है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड सो ऑन, अपने को इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। या फिर लेवरेज, डेट टू इक्विटी होता है, तो वहाँ पे उनका ध्यान होता है कि वो लो लेवरेज हाई आरओई टाइप के जो कंपनीज है उनको खरीदें। मतलब क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट फंड मैनेजर। देयर आर सम फंड मैनेजर्स हु आर वैल्यू इन्वेस्टर्स, जैसे कि हमने शॉपिंग में बोला कि प्राइस इज इंपॉर्टेंट फॉर सम पीपल, तो फंड मैनेजर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो जिस प्राइस पे खरीद रहा है स्टॉक वो अट्रैक्टिव हो, उसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं। हमने ट्रेंड्स की बात की शॉपिंग में, तो मोमेंटम करके होता है इन्वेस्टिंग में, वो भी वही होता है जो रिसेंट पास्ट में जो स्टॉक्स मोमेंटम में है उनको अपने पोर्टफोलियो में लेके उसके बाद फ्रिक्वेंटली उसको चेंज करके इस तरह से भी मैनेज करते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका जो फंड मैनेजर वो किस स्टाइल से इसको मैनेज करता है, राइट। ये बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज जो फिलॉसफी होता है उसको स्टिक करेगा वो फंड मैनेजर, तो ये एक कंपोनेंट है। अभी इफ़ यू गो इन डिटेल कि ये सब कैसे करना, ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इवन परफॉर्मेंस में पॉइंट टू पॉइंट नहीं रिटर्न देखना है, आपको कंसिस्टेंसी देखना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कहीं सारे एक्सपर्ट्स रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं, अगेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, बट रोलिंग रिटर्न्स का मतलब क्या है? जैसे आपका अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल का है तो आप सिर्फ पास्ट 3 ईयर का छोड़ के एनी 3 ईयर पीरियड का रोलिंग देखते हैं कि पिछले 3 साल का, उसके पीछे का, एनी डे यू इन्वेस्ट एंड होल्ड फॉर 3 ईयर्स, व्हाट इज योर रिटर्न, राइट। तो वो रोलिंग रिटर्न और उसका कंसिस्टेंसी, एक फंड व्हाट परसेंट ऑफ द टाइम्स इट इज कंसिस्टेंटली इन से क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। रिस्क देखना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें जब आप समझते हैं और एक ऑब्वियसली जब पोर्टफोलियो में आप इंक्लूड करते हैं ये सब फंड, तो उसमें भी एक डाइवर्सिफिकेशन, एक अच्छा मिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब फंड एक ही तरह के आपने ऐड किए, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब आप फंड एक सिलेक्ट करते हैं। और ऑफ कोर्स आपका रिस्क प्रोफाइल तो ज़रूरी है समझना, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज करेंगे। अपना रिस्क प्रोफाइल और आपके फंड मैनेजर का स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, करेक्ट। और डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। यस। और एक चीज और आपने बताई अभी, रोलिंग rolling रिटर्न्स। returns। यस यस तो ये सारी चीजें जिन पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यस। तो अब मैं आती हूँ, आपके एक प्रोप्राइटरी टूल है क्रिस्प, करेक्ट। जिसके बारे में उज्जवल ने भी मेंशन किया था व्हेन आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम। तो ये क्रिस्प क्या है, किस तरह से ये काम करता है, और इन्वेस्टर्स को इससे क्या बेनिफिट? या तो जैसे हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी बात किए ना, कंसिस्टेंसी हो, फंड मैनेजर का फिलॉसफी या स्टाइल की बात हो, रिस्क की बात हो, तो हमने कोशिश ये की है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ओवरवेलमिंग है। एक लेमन इन्वेस्टर है, उसको क्या समझ आएगा रोलिंग रिटर्न्स और स्टाइल और ये सब। तो क्रिस्प या एक एक्रोनिम है, यानी कि कंसिस्टेंसी, रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। तो इसमें हम ये तीनों एस्पेक्ट्स को असेस करते हैं फंड के, और उसके बाद एक सिंपल मैट्रिक देते हैं। जैसे कि कंसिस्टेंसी में हम पिछले 5 साल का ना ईयरली रोलिंग रिटर्न देखते हैं फंड का, उसको कंपेयर करते हैं बाकी जो स्कीम्स है पीयर ग्रुप में उसके साथ, देखते हैं कि कितने परसेंट ऑफ द टाइम्स ये फंड टॉप 25% में है, यानी कि क्वार्टाइल 1, नेक्स्ट 25% यानी कि क्वार्टाइल 2 एंड सो ऑन। और उसके बेसिस पे एक फाइनली सिंपल मैट्रिक कस्टमर को देते हैं कि ये फंड कंसिस्टेंसी में हाई है, मीडियम है या लो है।
तो एज अ कस्टमर यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स, यू कैन जस्ट सी दिस एंड से कि आप कर लेते करते हैं, यस, जो हैवी लिफ्टिंग है उसका पूरा हम करते हैं। सिमिलरली जब रिस्क हम कहते हैं तो एक सिंपल मेजर है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, बट ये कस्टमर को नहीं समझ में आता है। तो उसमें भी हम ये कहते हैं कि इज दिस फंड विद इन एक्सेप्टेबल रेंज इन टर्म्स ऑफ रिस्क या इज इट टू हाई। तो अगर बहुत ज़्यादा रिस्की है तो हम क्लियरली वहाँ पे मार्कर दिखाते हैं कि ये टू हाई है, तो हो सके तो आप इसे अवॉइड कीजिए, राइट। और तीसरा जो कंपोनेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मैं कहूँगा, वो है इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ पोर्टफोलियो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पिछले 5 साल के जो पोर्टफोलियो है, मंथली पोर्टफोलियो, यानी कि 60 पोर्टफोलियोज, उसमें जो होल्डिंग्स है, स्टॉक होल्डिंग्स फंड्स में, उसको एनालाइज करते हैं। हर एक स्टॉक किस टाइप का स्टॉक है, क्या वो क्वालिटी स्टॉक है, वैल्यू स्टॉक है, मोमेंटम स्टॉक है, जो हमने पहले बात की। उसके बेसिस पे फाइनली हम फंड को बोलते हैं कि दिस फंड इज हाई ऑन क्वालिटी या मीडियम ऑन क्वालिटी और लो ऑन क्वालिटी। सिमिलरली अदर फैक्टर्स, वैल्यू, मोमेंटम, इस पे हाई, मीडियम, लो पे हम उसको एक सॉर्ट ऑफ रेट करते हैं। और इससे कस्टमर को पता चलता है कि चलो ये फंड मैनेजर का स्टाइल ये है, ये फंड कंसिस्टेंट है या नहीं है, और ये फंड रिस्की है या नहीं है। तो उसके बेसिस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको एनालिसिस मिलता है, और आप उसके बेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के हिसाब से उनके लिए कस्टमाइज्ड होता है। तो ये जो एनालिसिस है ये फंड लेवल पे है, राइट। जो एक इन्वेस्टर है उसको बाद में, अगर मैं एज एन इन्वेस्टर आई say that okay, flexi cap is a good category for me based on my risk appetite, because you know how flexi cap category works, risk return etc. तो उस कैटेगरी में कौन सा फंड मुझे खरीदने के लिए सही रहेगा, वहां पे ये हेल्प करता है। और दूसरी बात यह है कि स्टाइल के बेसिस पे आप जब डाइवर्सिफिकेशन करते हैं ना एक पोर्टफोलियो में अपने, तो आपको पता है कि मेरा एक फंड जो है वो हाई ऑन क्वालिटी है, तो आपको अगर दूसरा फंड ऐड करना है तो हो सके तो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का करना चाहिए, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, एज दे से। और वहाँ पे एक अच्छा मिक्स बनता है। तो काफ़ी, जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं ना, जब बॉलिंग अटैक आप डिसाइड करते हो एक क्रिकेट मैच में, तो आप क्या देखते हो, एक ही तरह के बॉलर नहीं लेते हो सब। अगर मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर लूंगा और अगर वो पिच बाई चांस स्पिनर्स को सपोर्ट करता है तो आपको प्रॉब्लम होगा, चौके छक्के लगेंगे। तो उसी तरह जब आप पोर्टफोलियो अपना म्यूचुअल फंड का भी क्रिएट करते हैं तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। और हमें पता नहीं कि आगे लेट्स से अगले 3 साल 5 साल क्वालिटी चलेगा, वैल्यू चलेगा, मोमेंटम चलेगा, तो थोड़ा सा वो बैलेंस रखना जरूरी है। उसमें भी ये क्रिस्प का जो स्टाइल का जो कंपोनेंट है वो हेल्प करता है आपको डाइवर्सिफाई करने में। म्यूचुअल फंड्स की जैसे हम बात कर रहे हैं तो कई सारी उसमें कैटेगरीज होती हैं आपकी, जैसे लार्ज कैप, मिड, स्मॉल हो गया, हाइब्रिड। Yes. तो इन सभी कैटेगरीज को इन्वेस्टर्स को समझना क्यों जरूरी? देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि हर एक कैटेगरी में जो अपना रेगुलेटर है सेबी ने एक इन्वेस्टमेंट लिमिट्स डिफाइन किए। जैसे कि लार्ज कैप है तो उसमें आपको मिनिमम 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है फंड मैनेजर को, राइट। आप 80% से नीचे नहीं जा सकते। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से हाइब्रिड कैटेगरी, देयर विल बी अ डेफिनेशन कि इससे ज़्यादा इक्विटी नहीं हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि आपको एक अंदाज़ा आता है कि ये फंड में रिस्क कितना है। जैसे हाइब्रिड कैटेगरी विल बी लेस रिस्की कंपेयर्ड टू लार्ज कैप टिपिकली, मिड कैप विल बी मोर रिस्की देन लार्ज कैप एंड सो ऑन। तो जब आप अपना रिस्क प्रोफाइल असेस करके बोलते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो इट विल हेल्प यू टू डिसाइड विच आर द कैटेगरीज वेयर यू कैन इन्वेस्ट। I think there are products like small cap, thematic. For many investors, those are not suitable because their risk profile is very different. तो आपको उसमें ये भी पता चलता है, चलो मुझे यहाँ नहीं जाना है because those are too risky. So इसीलिए कैटेगरीज को समझना बहुत जरूरी है जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो हम जैसे रिस्क प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर को रिस्क और रिटर्न से जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कैसे बैलेंस करके रखना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो, और नॉट जस्ट मेरे हिसाब से, एक्चुअली एक बेसिक प्रिंसिपल है इन्वेस्टिंग में कि यू डोंट स्टार्ट विद रिटर्न्स। हालांकि पूरे इन्वेस्टर्स इफ यू सी दे स्टार्ट विद रिटर्न्स, नोबडी टॉक अबाउट रिस्क, बट इफ यू गो बाय द रूल, फर्स्ट व्हाट यू नीड टू सी इज आपको रिस्क कितना लेना है। और जब आपको पता है कि मुझे इतना रिस्क लेना है, तो इस रिस्क लेवल पे मैं कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ मेरा रिटर्न्स, दैट शुड बी योर एक्चुअल अप्रोच। नॉट कि पहले आप देखो मैक्सिमम रिटर्न कहाँ आ सकता है और बाद में इन्वेस्ट करने के बाद रिस्क के बारे में सोचें।
वो बहुत गलत है, राइट? सो इसलिए फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज रिस्क. दे से व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फर्स्ट यू नीड टू असेस योर रिस्क प्रोफाइल. और बहुत ही सिंपल तरीका है रिस्क असेस करने का. मतलब एक थंब रूल की तरह मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ कि आप अगर पिछले मान लीजिए 15-20 साल का डेटा देखते हैं इक्विटी मार्केट का, तो जो सबसे बड़ा फॉल है मार्केट में, आई थिंक कोविड का एक 40%, बहुत पहले उससे भी ज़्यादा है, बट इफ़ आई टेक लास्ट 15 ईयर्स और सो 40% वॉज द बिगेस्ट फॉल. अगर उसको हम एक बेंचमार्क लेके चलें कि इतना मार्केट करेक्ट हो सकता है, तो मैं सोचूंगा अच्छा मेरे पोर्टफोलियो में अगर कुछ गिरावट आती है तो मैं कहाँ तक कंफर्टेबल हूँ. अगर मैं 40% गिरावट देख के भी कंफर्टेबल हो तो हो सकता है आप 100% भी इन्वेस्ट करें, राइट, जस्ट सो टू स्पीक. बट आई थिंक मोस्ट इन्वेस्टर्स कैन नॉट टेक दैट डाउन साइड, राइट. आप मान लीजिए आपने बहुत मेहनत से दिन रात काम करके ये करके आपका एक कॉर्पस इकट्ठा किया है, उसमें से 40% अगर कम होता है तो हाउ विल यू फील? विल यू बी एबल टू स्लीप कंफर्टेबली, राइट? तो काफी लोगों का एक वो जो टॉलरेंस है वो कम होता है. जैसे मान लीजिए आपका 20% टॉलरेंस है, तो what you can do is probably have 50-60% allocation to equities, right? तो your starting point is risk. Your starting point is not return. Return तो बाद में आएगा. Once you know your risk, you can look to maximize कि कौन से best product मेरे को इस risk पे maximize करने मिलेगा return में. और जैसे हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, Yes. तो मुझे ये बताइए कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग में डाइवर्सिफिकेशन जो है उसका क्या रोल है, कितना इम्पोर्टेंट? बहुत ही ज़रूरी है. आई थिंक म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो सम ऑफ दोज दैट डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलरेडी इनहेरेंट इन द म्यूचुअल फंड स्कीम्स. So when you talk about diversification, what do you need? Stock level diversification, you need sector level diversification, you need style level diversification, जो ज़्यादातर लोग बात नहीं करते. You also need diversification across time. जो SIP बोलते हैं वहाँ पे टाइम, you are diversifying across time by investing at different points of time. तो diversification का जो concept है ये बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिंग में. तो स्टॉक लेवल डाइवर्सिफिकेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट म्यूचुअल फंड स्कीम takes care of that. Even if you invest 500 rupee or 1000 rupee, that money goes into 50, 60, 70 stocks. तो वो तो covered है. अगर आप एक diversified fund में invest करते हैं, जैसे flexi cap, large and mid, जैसे हमने पहले बात की है, तो वहाँ पे sector level diversification भी होता है. नॉट द सेक्टरल और थीमेटिक स्कीम, वहाँ तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बट डाइवर्सिफाइड फंड में वो भी होता है. स्टाइल लेवल डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको कुछ मल्टीपल फंड्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए, राइट. तभी एक, जैसे हमने स्टाइल की बात की पहले, तो एक फंड का अगर स्टाइल है क्वालिटी, तो हो सकता है दूसरा फंड जो आप ऐड करें वो वैल्यू फंड हो, राइट. मतलब उस टाइप का स्टाइल है, तो आप स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन भी अचीव कर सकते हैं. बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है. ये कॉन्सेप्ट रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए जरूरी नहीं है. ये कॉन्सेप्ट रिस्क मिटिगेट, रिस्क कम करने के लिए जरूरी है. इससे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है पोर्टफोलियो का, ताकि जब बहुत बड़े मूवमेंट्स आते हैं मार्केट में तो आपको वो एकदम एक्सट्रीम मूवमेंट्स का सामना ना करना पड़े. बैलेंस बना के बैलेंस बना, हाँ, यस. Okay. तो अगर हम एक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो उसे मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लिमिटेड जो फंड्स हैं वो रखना बेटर है? गीतांजलि, मैंने ना कई सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड्स देखे हैं. मतलब आई हैव सीन सम इन्वेस्टर्स हैविंग इवन 40-50 फंड्स, राइट. जो भी आता है, NFO आया उसमें इन्वेस्ट किया, फोमो, राइट. वो बहुत गलत है. आई डोंट थिंक यू नीड सो मेनी फंड्स इन योर पोर्टफोलियो, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली. इफ यू जस्ट हैव 1 or 2 फंड्स दैट आल्सो कैन, लाइक वी डिस्कस्ड, यू नीड स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन. तो मेरे हिसाब से अगर सिर्फ इक्विटी की बात की जाए, इक्विटी फंड्स की, तो 3-4 फंड एक आइडियल है किसी भी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए. बट उसमें अगर आप फिक्स्ड इनकम या डेट फंड ऐड करना है आपको एसेट एलोकेशन के लिए, गोल्ड ऐड करना है, या कभी कभी टैक्टिकली स्मॉल कैप ऐड करना है टू टेक अपॉर्चुनिटी ऑफ द मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी, विच, तो हो सकता है 7 to 8 फंड्स हो आपके पोर्टफोलियो में मैक्स. उसके बियॉन्ड तो आपको जरूरत ही नहीं है. बट 3-4 कोर फंड से आप काफी हद तक काम चला सकते हैं. मतलब ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है, नहीं करना है. उतना ही करे जिनका आप ट्रैक रख सकें. करेक्ट. ओवर डाइवर्सिफिकेशन डजंट हेल्प. ऑलराइट. तो अगर हम किसी बिगिनर की बात करते हैं, तो पहला म्यूचुअल फंड किस तरह से उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए, और
उनकी मतलब चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त? तो जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादातर लोग अभी जो म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करते हैं वो वेल्थ क्रिएशन के लिए करते हैं, यानी कि मेरे को ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, राइट। ज़्यादा रिटर्न्स मतलब टिपिकली इक्विटी या हाइब्रिड फंड्स। फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, मतलब लगभग फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होता है। तो जब आप इक्विटी या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फर्स्ट थिंग जो ध्यान में रखना है वो ये है कि मुझे ये पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। ये क्विक मनी नहीं है, एक्साइटमेंट की गेम नहीं है। इनफैक्ट एक इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम पॉल सैमुएल्सन है। ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू से ऑन दिस। ही सेज इन्वेस्टिंग इज लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई or watching plants grow. If you need excitement, then take your money and go to Las Vegas. There is enough excitement there, right? तो ये बिल्कुल सही बात है। काफी लोग ये सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूंगा और 6 महीने में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। वो नहीं होता है। अगर वो चाहिए तो मत आना इन्वेस्टमेंट में। सो यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। सेकेंड इज लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर कि आपका रिस्क अपेटाइट कितना है। अगर आपका रिस्क अपेटाइट बहुत कम है तो हाइब्रिड फंड सही हो सकता है, बैलेंस एडवांटेज फंड या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड करके होते हैं, वो है। अगर आपको प्योर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है बट लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो लार्ज कैप फंड सही हो सकता है, इंडेक्स फंड सही हो सकता है, फ्लेक्सी कैप अच्छा कैटेगरी है। बट ये नहीं है कि आप डायरेक्टली मिड कैप से चालू करें, स्मॉल कैप से चालू करें। तो एक कोर जो कैटेगरीज होते हैं उसमें से फंड देखें, 2-3 फंड देखें, लंबे समय के लिए सोचें, डिसाइड करें कि हम कंसिस्टेंटली इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ना कि बीच में जर्नी रोकेंगे जब मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको ध्यान में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मतलब जल्दबाजी नहीं, पेशेंस के साथ इन्वेस्ट Correct, बहुत जरूरी correct. है। Patience is very, very important. In fact, there is one interesting quote. I think it is by Warren Buffett, where he says कि stock market is a mechanism of transferring money from impatient to patient. Right? तो पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। Yes. ऑलराइट, तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतने विस्तार से समझाने के लिए कि म्यूचुअल फंड्स किस तरह से चूज करने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जितने भी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं आई एम श्योर उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच नीलेश हमारे साथ। थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू सो मच। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि राइट सिलेक्शन ऑफ फंड एंड डाइवर्सिफिकेशन, यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और फायदों के पिलर्स हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।